आज हम बात करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की बात करने जा रहे हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के मुताबिक प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक साइंसदान का नाम है, ठीक है ना। प्लांक ने थ्योरी दी। वो कहता है जी, फॉर एग्जांपल एक बोरी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बोरी है, एक बोरी है ऐसे करके। ये क्या है? ये बोरी है। इसके अंदर 50 kg चीनी जमा है। कितने kg? 50 किलो kg, 50 किलो यहाँ पर चीनी है। और यहाँ पर हमने 50 और हर पैकेट, क्वांटम का मतलब होता है पैकेट, क्वांटम का मतलब क्या होता है? पैकेट, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 50 पैकेट रखे हुए हैं और हर एक पैकेट के अंदर हमने 1-1 किलो चीनी भरनी है। इससे क्या होगा? हमारे 50 किलो चीनी जो सी है वो हर एक पैकेट के अंदर आ जाएगी। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो सी एनर्जी होती है ना, एनर्जी जो सी होती है वो ऐसे निकलती है, 1 जूल करके, 2 जूल निकल करके, 3 जूल करके, 4 जूल करके। यानी कि एनर्जी जो सी है, जैसे यहाँ से चीनी 1-1 किलो करके सारे पैकेट्स के अंदर आ गई है, इसी तरीके से एटम से जो सी एनर्जी है वो भी ऐसे निकलती है। कभी 2 जूल निकल गई, कभी 3 जूल निकल गई, कभी 4 जूल निकल गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखें, प्लांक साइंसदान आया था, उसने क्वांटम थ्योरी दी थी। गिव इज़ क्वांटम थ्योरी इन 1900। 1900 में प्लांक साइंसदान आया था, उसने क्वांटम थ्योरी दी थी, ठीक है ना। यानी कि जिससे कि चीनी, जैसे कि बोरी के अंदर चीनी बांधा 50 किलो, 1-1 किलो करके हम चीनी को निकाल रहे हैं पैकेट्स की सूरत में। एक पैकेट के अंदर 1 किलो, दूसरे पैकेट के अंदर फिर 2 किलो, इस तरीके से 50 पैकेट्स के अंदर हमने 1-1 किलो करके चीनी इस बोरी में से निकाल ली। इसी तरीके से एटम से भी एनर्जी ऐसे ही खारिज होती है। कभी 2 जूल एनर्जी खारिज हो गई, कभी 3 जूल एनर्जी खारिज हो गई, कभी 4 जूल एनर्जी खारिज हो गई, कभी 5 जूल एनर्जी खारिज हो गई। यानी कि पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है ना, पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी खारिज होती जाती है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? अब उसके बाद आगे, और फिर उसके बाद अब हम आगे की तरफ जाते जा रहा हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के गिर्द क्या है? ये शेल है। ये शेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के गिर्द क्या है? ये शेल है। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ऊपर है, और इधर करके एक और इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन के पास दो हैं, दो अपॉर्चुनिटीज़ कि या तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है या तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे जा सकता है। इसके पास 2 सूरतें हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए या फिर ये इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाए, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कर सकता कि ये इलेक्ट्रॉन इस शेल के अलावा यहाँ पर रिवॉल्व नहीं कर सकता, इस शेल के अलावा इस खाली जगह के अंदर जो कि यहाँ पर है। ये इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह में आकर इस तरह से रिवॉल्व नहीं कर सकता। इस इलेक्ट्रॉन ने जाना शेल में ही है, ठीक है ना। ये एक बात आप क्लियर कर लेना, ठीक है ना। और याद रखना कि 4.5 जूल एनर्जी ही देनी है। 4.5 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे आप। यानी कि फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन ने ऊपर वाले शेल में जाना है, इस इलेक्ट्रॉन ने ऊपर वाले शेल में जाना है, जबकि ऊपर वाले शेल की एनर्जी है जी 5 जूल। और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस शेल के अंदर जो सी एनर्जी चाहिए इस शेल के अंदर जाने के लिए, उस एनर्जी से मैच नहीं कर रही। यानी कि फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी 4.9 जूल है। थोड़ी सी भी एनर्जी अगर इसकी कम हो गई ना, तो ये भला क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, जैसे एक गेंद नहीं, जब आप एक बॉल को ऊपर आसमान में फेंकते हैं और वो वापस से नीचे आती है, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? जब इसे पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी तो 4.9 जूल यहाँ से होकर बिल्कुल इसके करीब, शेल्स के बिल्कुल करीब से होकर वापस अपनी पहली जगह में वापस आ जाएगा।
ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अगर इसको पूरी एनर्जी 4.59 जॉल नहीं मिलती, अगर इसको पूरी एनर्जी मिल जाती है 5 जॉल, फिर ये जाएगा इस शेल से निकलकर इस शेल के ऊपर अंदर आ जाएगा। इसे हम कहते हैं, हर शेल की क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, फिक्स एनर्जी होती है। उस फिक्स, हर शेल की फिक्स एनर्जी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस शेल की एनर्जी से मैच कर जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाता है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये जो सा इलेक्ट्रॉन है, जब ये नीचे वाले शेल में जाएगा, ये भी मेरी बात याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं करने जा रहा हूँ, कि जब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला, जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो सा डिस्टेंस है वो कम हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो सा है ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा तो न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा। जब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मैं मतलब आपको समझाता हूँ कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो सा है पहले शेल से दूर जा रहा था, अब इलेक्ट्रॉन जो सा है ये शेल के करीब, ये इस न्यूक्लियस के करीब आ रहा है। न्यूक्लियस के जैसे ही करीब आएगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के करीब आएगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा तो फिर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब महसूस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज़्यादा हो गई है। ये इलेक्ट्रॉन जो सा यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ गया, फॉर एग्जांपल ये लो जी आ गया। जैसे ही ये आ गया है तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस कम हो गया है। जैसे डिस्टेंस कम हो गया है तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जैसे ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को ज़्यादा स्टेबल महसूस करने लग पड़ेगा। वो सोचेगा मैं अपने भाई के पास आ गया हूँ, मैं अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, अब मैं एनर्जी खारिज कर सकता हूँ अपने में से। तो तब ये क्या करेगा, ये एनर्जी खारिज कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये समझेगा कि भाई मैं अपने न्यूक्लियस भाई के पास आ गया हूँ। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन रखते हैं। जब ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि भाई ये न्यूक्लियस है, मेरा भाई है, मैं इसके बिल्कुल करीब आ चुका हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसके करीब आ चुका हूँ, मैं हो गया हूँ स्टेबल, मेरा डिस्टेंस हो गया कम, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस हो गया कम। अब मैं अपने आप को ज़्यादा स्टेबल महसूस कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं अपनी एनर्जी को कम कर लेता हूँ। तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी एनर्जी कम कर लेता है और एनर्जी को खारिज कर देता है। पहले इसकी एनर्जी क्या थी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसकी एनर्जी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल 2.5 जूल थी, इतने जूल थी एनर्जी। तो जैसे ही ये नीचे आया इस शेल के अंदर, तो इसने कितनी एनर्जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एनर्जी, जब वो यहाँ पर मौजूद था तब इसकी एनर्जी थी 3 जूल, ठीक है ना। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ये ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में गया तो तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो तब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज़ करेगा। और कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, ये भी मेरी बात याद रखना, कि जितनी इस शेल की पावर, इस शेल की क्वांटाइज्ड एनर्जी, यानी कि एनर्जी रिलीज़ करेगा, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस शेल की एनर्जी है जी 2 जूल, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 जूल एनर्जी खारिज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन 1 जूल एनर्जी खारिज करेगा, 3 जूल एनर्जी में से 1 जूल एनर्जी खारिज करेगा, और जब इसकी 2 जूल एनर्जी हो जाएगी तो ये वापस से इस शेल में आ जाएगा, इस शेल में आ जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस शेल में आ जाएगा 1 जूल एनर्जी खारिज करके, तो ये अपने आप को ज़्यादा स्टेबल महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से इसने एनर्जी खारिज कर दी। एनर्जी खारिज करने के बाद इसकी एनर्जी हो गई कम इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। और इसी तरीके से जब
न्यूक्लियस का बढ़ेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं ये दो बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जैसे ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो सा है ये कम होगा, जैसे ही न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने आप को न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब समझेगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अपने अपने भाई हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अपने करीब समझेगा कि भाई मैं अपने भाई के पास आ गई हूँ, तो मैं अपने आप को ज़्यादा स्टेबल महसूस कर रहा हूँ। इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये एनर्जी की मिकदार खारिज कर देगा। पहले इसकी एनर्जी ज़्यादा थी तो एनर्जी खारिज करेगा, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी कम। ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे ही इसका डिस्टेंस, इसके मुखालिफ बात भी कर देता हूँ, जैसे ही न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन अपने भाई से दूर चला गया, जिसकी वजह से ये अपने आप को स्टेबल इतना ज़्यादा महसूस नहीं करेगा। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा, तो ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। ज़ाहिर सी बात है 5 जाउल एनर्जी है इधर, 3 जाउल से 5 जाउल में जाने के लिए इसने 2 जाउल एनर्जी क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। एनवायरनमेंट से एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना, एनवायरनमेंट से एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही एनवायरनमेंट से एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा तो जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन की 3 जाउल एनर्जी है, इस शेल में जाने के लिए इसे 5 जाउल एनर्जी चाहिए। तो ये 3 जाउल एनर्जी क्या करेगा, इसमें 2 जाउल, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो उस दौरान ये 2 जाउल एनर्जी इन्वायरमेंट से अब्जॉर्ब करेगा। जैसे इसकी 5 जाउल एनर्जी हो जाएगी तो ये ऊपर चला जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से फासला बढ़ गया, स्टेबिलिटी हो गई कम। स्टेबिलिटी कम होने की वजह से यानी कि अब अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि ये अपने भाई से दूर जा रहा है, अपने भाई से दूरी इख्तियार कर रहा है, न्यूक्लियस से दूरी इख्तियार कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई है। ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये इन्वायरमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे इन्वायरमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लोअर शेल से हायर शेल में चला जाएगा। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब फिर उसके बाद ये 5 जाउल एनर्जी है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जाने के लिए जो उनकी एनर्जी चाहिए थी वो 5 जाउल एनर्जी थी। ये 5 जाउल एनर्जी से अगर कम एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है ना। अगर पूरी 5 जाउल एनर्जी मिलेगी ना इस इलेक्ट्रॉन को, फिर ही ये ऊपर हायर शेल में जाएगा। इसी 5 जाउल एनर्जी को कहेंगे ये कौन सी एनर्जी है, इस शेल की क्वांटाइज्ड एनर्जी है। ठीक है ना, इस शेल की क्वांटाइज्ड एनर्जी है और इसी एनर्जी को हम कहेंगे ये क्या है, क्वांटम। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी है 3 जाउल, वो जाना चाहता है 5 जाउल शेल वाले, यानी कि 5 जाउल एनर्जी रखने वाले शेल में। तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस 5 जाउल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। 5 जाउल जैसी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी तो फिर उसके बाद वो लोअर शेल से हायर शेल में चला जाएगा। ये 5 जाउल एनर्जी इस शेल की क्या है, क्वांटाइज्ड एनर्जी है। ये क्या है, इसकी क्वांटाइज्ड एनर्जी है। और इसी एनर्जी को हम नाम देते हैं क्या चीज़ है, क्वांटम। इसी क्वांटाइज्ड एनर्जी को हम क्वांटम का नाम देते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये होगी हमारी बात क्लियर। ठीक है ना, ये बात हमारी क्लियर हो गई है यहाँ पर कि हर एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व होने के लिए उसी शेल की एनर्जी के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी के मुताबिक ढल जाएगा तो वो उस इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाएगी, क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइज्ड एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की कहलाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी क्वांटाइज्ड एनर्जी को पहुंच गया है। ठीक है ना, जो इस शेल के अंदर उसे रोटेट करवाने में मदद करेगी और उसी क्वांटाइज्ड एनर्जी को हम कहेंगे ये क्वांटम है। ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि 3 जाउल से जैसे ये इलेक्ट्रॉन 3 जाउल से 5 जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो 5 जाउल जैसे इसकी एनर्जी हो जाएगी तो हम कहेंगे ये क्या है, इसकी क्वांटाइज्ड एनर्जी है।
जो इसे शेल के अंदर रिवॉल्व करवाने में मदद करेगी, और इसे क्वांटाइज्ड एनर्जी को हम क्वांटम का नाम देते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब उसके बाद ठीक है ना, समझ आ गई। प्लांक्स गिव इज क्वांटम थ्योरी इन 1900 विच हैव द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। सबसे पहला पोस्टुलेट, एनर्जी इज़ नॉट इमिट और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूसली। एनर्जी जो सी है वो कंटिन्यूसली इमिट और एब्जॉर्ब नहीं होती। ज़ाहिर सी बात, अभी मैंने बात की है कि एनर्जी तभी एब्जॉर्ब होगी और तभी इमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन शेल को तब्दील करेगा। इट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, इट इमिट और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। क्वांटम की फॉर्म में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और खारिज करेगा। इन द केस ऑफ लाइट क्वांटम इज़ नाउन एज फोटोन। लाइट की फॉर्म में, अगर लाइट की बात हो तो लाइट के दौरान हम एनर्जी जब खारिज हो रही होती है, जो सी लाइट हमें देती है एनर्जी, उस लाइट यानी कि जो सी लाइट कमरे के अंदर फैली है ना, ये लाइट के अंदर लाइट छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में पूरे कमरे में हमें एनर्जी फ्राहम कर रहे थे लाइट की फॉर्म में। यानी कि लाइट के अंदर भी छोटे छोटे से पैकेट्स होते हैं, उन छोटे छोटे से पैकेट्स को कहते हैं फोटोन। उन लाइट को, उन छोटे छोटे से पैकेट्स को, उन लाइट के छोटे छोटे से पैकेट्स को जो कि पूरे के पूरे कमरे में फैले होते हैं, हमें रोशनी मुहैया कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोन। इसी तरीके से क्वांटम उसे कहते हैं जो एनर्जी इमिट हो रही होती है और जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब हायर शेल में जाएगा तब एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, तब ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनवायरनमेंट से। इस एनर्जी को कहेंगे, ये क्या है, ये कौन सी एनर्जी है, क्वांटम। यानी कि 2 जॉल एनर्जी इसने एनर्जी हासिल की, 2 जॉल इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तभी ये हायर शेल में चला गया। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जाएगा तब ये एनर्जी क्या करेगा, खारिज करेगा, इमिट करेगा। ठीक है ना, यानी कि ये 3 हायर शेल से लोअर शेल में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हायर शेल से लोअर शेल में जा रहा है, तब ये एनर्जी इमिट करेगा। इस एनर्जी, जब ये एनर्जी इमिट करेगा ना, ठीक है ना, उसको भी हम क्या नाम दे देंगे, क्या है, ये क्वांटम है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यानी कि एनर्जी इमिट हो रही है और एब्जॉर्ब हो रही है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम पैकेट्स की फॉर्म में, इमिट भी हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है। फिर उसके बाद आगे, क्वांटम इज़ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्वांटम क्या होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। यानी कि क्वांटम क्या होती है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन इस स्पेसिफिक 2 जॉल स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ने हायर शेल में जाना है, 2 जॉल स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ने जब नीचे वाले शेल में जाना है तो नीचे वाले शेल की एनर्जी कितनी है जी, 2 जॉल है, यहाँ पर 3, तो 1 जॉल एनर्जी खारिज करेगा। यानी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है क्वांटम। ये दूसरा इसका पोस्टुलेट आ गया प्लांक्स का। तीसरा पोस्टुलेट है, एनर्जी ऑफ ईच शेल इज़ क्वांटाइज्ड, कि हर शेल की एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड, फिक्स होती है। वही वाली बात है कि इसकी 5 जॉल एनर्जी फिक्स है, इस शेल की एनर्जी 3 जॉल फिक्स है, इस सबसे जो सा न्यूक्लियस के करीब शेल है उसकी एनर्जी 2 जॉल फिक्स है। ठीक है ना, क्वांटाइज्ड होती है, हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब है फिक्स होना। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये सबसे आखिरी वाला पोस्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जो सी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फिजिक्स में हम कहते हैं जी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से डोनेट करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम फ्रीक्वेंसी को इस तरह से डोनेट करते हैं, इस तरीके से। ये फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से केमिस्ट्री में डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। और फिर उसके बाद इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट लेते हैं। ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ये कौन सा कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है ना, इसको हम क्या नाम देंगे, प्लांक्स कांस्टेंट। अब वेयर, यहाँ पर वेयर ई क्या है, एनर्जी ऑफ वेव, वेव की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वेव, यानी कि एनर्जी ऑफ वेव
ई क्या है, ये एनर्जी ऑफ वेव है। एच क्या है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स -34 जॉल सेकंड। ये जॉल सेकंड कैसे है ये मैं बता देता हूँ। ये म्यू क्या है, ये म्यू कह लो या फिर न्यू कह लो। म्यू, इसको हम म्यू भी कह सकते हैं या फिर आप इसको न्यू कह सकते हो। म्यू या फिर न्यू, दो नाम हैं इसके। ये फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर कर रहा होता है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। फिर उसके बाद आगे की तरफ जाते जा रहा हूँ मैं। आगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एच जोन सी, एच की वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स -34। इसके साथ जो सा जॉल सेकंड यूनिट आया, ये कैसे आया, ये ऐसे आया। ये देखें, हमने एच का यूनिट निकालना है तो एच इधर रखेंगे तो ई इधर आ जाएगा। ये म्यू जोन सा होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये ई क्या है यहाँ पर, ई का यूनिट होता है जॉल, जबकि इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकंड। जाहिर सी बात है कि आपने फ्रीक्वेंसी जोन सी है इसका ये 1/t ही पढ़ा है ना, तो 1 टाइम जोन सा होता है इसका यूनिट होता है सेकंड, पर सेकंड आ गया, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का एक और यूनिट भी होता है हर्ट्स। हम यहाँ पर सेकंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी खारिज होती है इन अ वे ऑफ सेकंड्स में एनर्जी खारिज हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर सेकंड लेते हैं। तो जॉल इन -1 ऊपर जाकर +1 में चला जाएगा तो जॉल सेकंड आ जाएगा। तो जॉल सेकंड यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये तो रट्टा मारना है, और जॉल सेकंड मैंने निकाल कर दिखा दी कि प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट जॉल सेकंड कैसे होता है, ऐसे होता है भाई जॉल सेकंड। अब फिर उसके बाद ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमने बनानी है, ये वाली इक्वेशन। ये कैसे बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे कि हमें पता है, हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है V = होता है F लैम्बडा, ठीक है ना। और C फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर हम V को लेते हैं एज अ C। फिज़िक्स के अंदर हम V जो सी स्पीड हम फिज़िक्स के अंदर लेते हैं V की फॉर्म में, तो केमिस्ट्री के अंदर वही स्पीड जो सी V की फॉर्म में नहीं लेते, C की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना। और F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो सी होती है, इसको हम केमिस्ट्री में इस तरह से लेते हैं, और ये लैम्बडा, ठीक है ना। फिज़िक्स में जो सी स्पीड होती है, फिज़िक्स में हम C जो सी है, फिज़िक्स में सिर्फ़ और सिर्फ हम वेलोसिटी v लेते हैं, और सिर्फ जब हम लाइट की स्पीड को मेजर कर रहे होते हैं फिज़िक्स के अंदर, जब हम फिज़िक्स के अंदर लाइट की स्पीड को मेजर कर रहे होते हैं ना, तो तब हम जब हम लाइट की स्पीड को मेजर कर रहे होते हैं फिज़िक्स के अंदर, तो लाइट की स्पीड को हम c में मेजर करते हैं फ़िज़िक्स के अंदर। ये इसका स्पेसिफिक चीज़ है फ़िज़िक्स के अंदर। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम जब भी स्पीड को कैलकुलेट करेंगे तो वो c की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, v की फॉर्म में नहीं करेंगे। केमिस्ट्री में हम चूँकि वेलोसिटी को c से डोनेट करते हैं तो c आ गया, फ्रीक्वेंसी को हम f से नहीं, यहाँ पर म्यू से डोनेट करते हैं तो म्यू आ गया, तो लैम्बडा आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू, ये जो सा है ना ये म्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, ये c, ये इधर लैम्बडा मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये लैम्बडा डिवाइड हो जाएगा तो ये म्यू की वैल्यू जो सी है c/लैम्बडा यहाँ पर दर्ज कर देते हैं, E = hc/लैम्बडा। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन के थ्रू आपके ECAT MCAT के क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी फ्रीक्वेंसी है जी 5 × 10⁻10 सेकंड, और एक इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है जी 5 × 10⁵ सेकंड, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ये है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी इतनी है और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी इतनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी खारिज हो रही है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कि एक इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी इतनी है, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो बताओ एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, किस इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी एनर्जी। ये देखें, जिस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। जिस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ना, तो समझ लेना वही
वही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी खारिज करेगा। और जिस इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी कम होगी तो समझ लेना वो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ज़ाहिर सी बात है कि जिस इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। एनर्जी ज़्यादा होगी यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर शेल से हायर शेल में जा रहा होगा, तभी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हुई है, ठीक है ना। और जिस इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी कम होगी वो क्या ज़ाहिर कर रहा है कि जिस इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी कम होगी उसके अंदर एनर्जी भी कम होगी। तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर चूँकि एनर्जी कम है, ज़ाहिर सी बात है वो हायर शेल से लोअर शेल में जा रहा होगा, तभी तो उसकी एनर्जी कम है ना। तो ये ज़ाहिर कर रहा है हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ ये ज़ाहिर कर रही होती हैं, ठीक है ना। समझ आ गई। और फिर उसके बाद आगे की तरफ जाने जा रहा हूँ मैं। ये आगे एक और बात है कि ये लैम्बडा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलेक्ट्रॉन है, उसने डिस्टेंस कवर किया 5 × 10⁻⁹ मीटर, और एक इलेक्ट्रॉन है जिसने डिस्टेंस कवर किया -10 मीटर, ठीक है ना। किस इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है वेवलेंथ, ठीक है ना। समझ आ गई कि किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, इस वाले इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी इस वाले। जिस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी लैम्बडा के, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। किसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू कम है। ये देखें 0.1 की वैल्यू ज़्यादा है या फिर 0.00001 है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये देखें पॉइंट को इधर ले आएँ तो 1.0 × 10⁻⁻1 है। तो जब हम इस पॉइंट को इधर ले आएंगे 1.0 मतलब 1 2 3 4 5 10⁻⁻5, यानी कि जैसे जैसे माइनस की वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं तो वो जो सी वैल्यू है वो उतनी ही छोटी होती जा रही है। ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, ये वैल्यू क्या है, छोटी है, ठीक है ना। जैसे माइनस में वैल्यू बढ़ती जाती है उसी लिहाज से माइनस में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है उसी लिहाज से वो वाली वैल्यू कम होती जाती है। यानी कि यहाँ पर किसकी वैल्यू माइनस में ज़्यादा है, इसकी वैल्यू माइनस में ज़्यादा है ना। तो ये क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है, कम है। इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है, कम है, यानी कि इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है, ये माइनस में इसकी वैल्यू क्या है, कम है इससे। इसका मतलब क्या है कि इस की वेवलेंथ क्या है जी, ज़्यादा इससे। इसका मतलब क्या है, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम। ये क्या ज़ाहिर हो रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो सा ये इलेक्ट्रॉन है इसने बहुत ही कम डिस्टेंस कवर किया। एनर्जी क्यों इसकी ज़्यादा हुई है, ज़ाहिर सी बात है एनर्जी क्यों बढ़ी है इस इलेक्ट्रॉन की। जब ये लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी ज़्यादा। तो उस दौरान इसने जो सा डिस्टेंस कवर किया है इस इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस कवर किया, कम किया, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन की ये वाली वेवलेंथ क्या ज़ाहिर कर रही है कि ये इलेक्ट्रॉन की ज़ाहिर कर रही है कि मैं जो सा इलेक्ट्रॉन हूँ मेरी एनर्जी कम इसलिए हुई है क्योंकि मैंने हायर शेल से लोअर शेल में गया हूँ, ठीक है ना। जिसकी वजह से मैंने एनर्जी खारिज की है। एनर्जी खारिज करने के बाद मेरी एनर्जी रह गई कम, एनर्जी होगी कम। तो उस दौरान जो सा मैंने डिस्टेंस कवर किया है वो ज़्यादा किया, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, ज़रा सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, ठीक है ना। अगर थोड़ी सी भी समझ लग गई हो, मैं तो अपनी तरफों पूरी कोशिश की थी कि भाई तुहानू समझ आ जाए, मैं भी किसी की वीडियो वेख के बनाना, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।